हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस लेवी ऑफ जीएसटी, सप्लाई अंडर जीएसटी और जीएसटी का बेसिक्स भी अपन यही डिस्कस करेंगे। सबसे पहले टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी क्या होता है। टैक्सेबल अंडर जीएसटी इज सप्लाई। सप्लाई है तो जीएसटी लगेगा, ठीक है। द स्कोप ऑफ सप्लाई अंडर जीएसटी कैन बी अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ फॉलोइंग पैरामीटर्स। सबसे पहले सप्लाई शुड बी ऑफ गुड्स और सर्विस, ठीक है। शुड बी मेड फॉर ए कंसिडरेशन और इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई भी ट्रांजेक्शन आप पर्सनल लेवल पर कर रहे हो तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। अगर आप कोई भी ट्रांजेक्शन कमर्शियल लेवल पर कर रहे हो, ठीक है, तो ही उस पर जीएसटी लगेगा, ठीक है। और शुड बी मेड फॉर ए कंसिडरेशन, कंसिडरेशन होना जरूरी है। अब कंसिडरेशन कैश में भी हो सकता है, काइंड में भी हो सकता है, लेकिन आपने क्या किया, डोनेशन दिया है, ठीक है। तो डोनेशन सप्लाई की डेफिनेशन के अंदर नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि आपने डोनेशन दे दी लेकिन आपको कंसिडरेशन क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर आपने डोनेशन दिया है और आपका नेम जिसको आपने डोनेशन दिया है वहां पर प्रोमिनेंट प्लेस पे दिखाया जा रहा है, मतलब आपका नेम शो हो रहा है और जिससे कि आपके बिजनेस का प्रमोशन हो रहा है, ठीक है, आपका बिजनेस प्रमोट हो रहा है, तो आपको कंसिडरेशन इन काइंड मिल रहा है, तो उस केस में उसको सप्लाई माना जाता है और उस पर जीएसटी लगता है, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं सप्लाई शुड बी ऑफ गुड्स और सर्विस। तो गुड्स और सर्विस का मतलब क्या होता है और सप्लाई का मतलब क्या होता है, ठीक है। गुड्स और सर्विस, गुड्स का मतलब क्या होता है? गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। गुड्स का मतलब क्या होता है? एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। अब जिसको अपन मूव कर सकते हैं, गुड्स के अंदर इंक्लूड किया जाता है एक्शनेबल क्लेम। एक्शनेबल क्लेम फॉर एग्जांपल नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का पोर्टफोलियो, ये एक्शनेबल क्लेम होता है, ये गुड्स होता है और गुड्स के ऊपर जीएसटी लगता है। सप्लाई की डेफिनेशन में आता है ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, थिंग्स अटैच टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड विच आर एग्रीड टू बी सर्व बिफोर सप्लाई और अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई, ठीक है। ये भी गुड्स की डेफिनेशन में इसको इंक्लूड किया जाता है और अगर कोई चीज गुड्स है तो उसको सप्लाई की डेफिनेशन में इंक्लूड किया जाता है और उसके ऊपर जीएसटी लगता है। लेकिन गुड्स एक्सक्लूड करता है मनी और सिक्योरिटी। पैसा और सिक्योरिटीज होती है ना, उसको गुड्स की डेफिनेशन में शामिल नहीं किया जाता है, तो ये सप्लाई की डेफिनेशन में शामिल नहीं होता है, तो इस पर जीएसटी नहीं लगता है। सर्विस का मतलब क्या होता है? एनीथिंग अदर देन गुड्स। गुड्स के अलावा जो कुछ भी होता है वो सब सर्विस के अंदर शामिल होते हैं, लेकिन सर्विस भी एक्सक्लूड करता है मनी और सिक्योरिटीज। सर्विस इंक्लूड करता है यूज ऑफ मनी। जैसे कि यूज ऑफ मनी का मतलब हो गया कि आपने डिमांड ड्राफ्ट बनाया, तो मनी के ऊपर तो जीएसटी नहीं लगता है, लेकिन डिमांड ड्राफ्ट बनाया, ठीक है, तो डिमांड ड्राफ्ट बनाने पे जो सर्विस दी है ना, उस पे तो जीएसटी लगेगा ही ना। दूसरा, कन्वर्जन ऑफ मनी बाय कैश बाय एनी फॉर्म, ठीक है, फ्रॉम वन फॉर्म और करेंसी डिनोमिनेशन टू अदर फॉर्म, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास में डॉलर था, आपने डॉलर से रुपये में कन्वर्ट करवाया, ठीक है, एक्सचेंज रेट। तो जो भी एक्सचेंज मार्जिन मतलब एक्सचेंज करवाया था, तो ये जो भी बैंक्स वगैरह एक्सचेंज करते हैं ना, तो ये आपसे कुछ पैसा लेते हैं, तो उस पर जीएसटी लगता है, क्योंकि वो सर्विस दे रहे हैं ना एक्सचेंज करने की, करेंसी एक्सचेंज करने की सर्विस दी जा रही है यहाँ पर, तो वहाँ पर जीएसटी लग जाएगा। लेकिन पैसे पर जीएसटी नहीं लगता, मनी और सिक्योरिटी पर जीएसटी नहीं लगता। ये हो गया गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन। अब हम पढ़ते हैं सप्लाई की डेफिनेशन। सप्लाई का मतलब क्या होता है? सप्लाई, सप्लाई से, हाँ, पहले सप्लाई का डेफिनेशन पढ़ते हैं, उससे पहले अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा इसके बेसिक्स पर आते हैं। सबसे पहले जीएसटी, ठीक है। अगर आपने इंट्रा स्टेट सप्लाई किया, इंट्रा स्टेट सप्लाई का मतलब क्या होता है? विद इन द स्टेट, राजस्थान के अंदर ही आप परचेज सेल कर रहे हो तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है, और यूनियन टेरिटरी है तो यूटीजीएसटी लगता है, ठीक है। अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हो, मतलब राजस्थान से गुजरात सेल कर रहे हो या गुजरात से राजस्थान में परचेज कर रहे हो, तो यहाँ पर इंटर स्टेट सप्लाई हो गया, तो यहाँ पर आईजीएसटी लगता है, ठीक है। लेवी एंड कलेक्शन ऑफ सीजीएसटी और आईजीएसटी। सबसे पहले इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ पे सीजीएसटी लगता है। इंट्रा स्टेट का मतलब विद इन द स्टेट अगर आपने सप्लाई किया है गुड्स और सर्विस का, ठीक है, तो वहां पर सीजीएसटी लगता है। अगर आपने इंटर स्टेट सप्लाई किया है तो वहां पे आईजीएसटी लग जाएगा। कलेक्शन एंड पेड बाय दी, टैक्स कौन कलेक्ट करेगा? टैक्सेबल पर्सन टैक्स कलेक्ट करेगा और गवर्नमेंट को पेड करेगा। सप्लाई आउटसाइड द परव्यू ऑफ जीएसटी, जीएसटी के परव्यू से सप्लाई को बाहर, मतलब एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है ना, उसको सप्लाई की डेफिनेशन से बाहर कर दिया। इसका मतलब ये हो गया एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पर जीएसटी नहीं लगता है, ओके। और जीएसटी किस पर लगेगा? ट्रांजेक्शन वैल्यू, ये अपन वैल्यूएशन चैप्टर में पढ़ेंगे। रेट क्या होगी? रेट नोटिफाई बाय द गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट रेट नोटिफाई करेगा वो रेट लगेगी, लेकिन मैक्सिमम रेट 20% होगी सीजीएसटी के अंदर, 20% सीजीएसटी की, 20% एसजीएसटी की। आईजीएसटी में 40% रेट होगी, ठीक है। सप्लाई ऑन विच टैक्स वुड बी लेवी विथ इफेक्ट फ्रॉम ए नोटिफाइड डेट। अभी तक ये फॉलोइंग गुड्स है, मतलब जिस पर अभी जीएसटी नहीं लगता है,
क्योंकि अभी तक नोटिफाई नहीं किया इन पर जीएसटी कौन सी डेट से लगेगा। कौन कौन से गुड्स हो गया, पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पीड जिसे पेट्रोल कहते हैं, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, इनके ऊपर जीएसटी नहीं लगता अभी तक। ओके, अब हो गया टैक्स पेबल अंडर रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज के तहत आपको टैक्स पे करना पड़ेगा कब, सेक्शन 93 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विस और बोथ नोटिफाई बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कुछ गुड्स और सर्विस को नोटिफाई करेगा जिनकी अगर आप सप्लाई करते हो तो आपको रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना पड़ेगा रेसिपिएंट को। ओके, ये रिवर्स चार्ज में अपन ने पढ़ लिया इसको। सप्लाई ऑफ स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ गुड्स सर्विस और बोथ बाय अनरजिस्टर्ड सप्लाई टू स्पेसिफाइड क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन। ठीक है, स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ गुड्स है और सर्विस है और अनरजिस्टर्ड सप्लायर है और वो सप्लाई करेगा किसको, रजिस्टर्ड पर्सन को, सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, तो भी रिवर्स चार्ज लग जाएगा। अब ईसीओ वाला, ठीक है, इस पे कुछ स्पेसिफाई कैटेगरी ऑफ सर्विसेज है जहां पर टैक्स ईसीओ को पे करना पड़ता है। अगर ये जो 3 सर्विसेज स्पेसिफाई की गई है जिसमें पहली सर्विस है अपना ये अकोमोडेशन इन होटल इन गेस्ट हाउस, हाउसकीपिंग सर्विसेज और मोटर कैब, रेंटिंग ऑफ ये अपना मोटर कैब, मैक्सी कैब, ओला वगैरह, ये हम आरसीएम चैप्टर में पढ़ेंगे। अगर ये सर्विसेज दी जा रही है ईसीओ के थ्रू तो ईसीओ ही लाइबल होगा टैक्स पे करने के लिए गवर्नमेंट को डायरेक्टली। ओके, अब अपन बात करते हैं सप्लाई। सप्लाई का मतलब क्या होता है, यहाँ पर क्या वर्ड यूज हुआ है, सप्लाई इंक्लूड। सप्लाई की डेफिनेशन इंक्लूसिव है। सप्लाई इंक्लूड ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विस और बोथ such as sale, transfer, barter, exchange, license, rental, lease, disposal, made or agreed to be made for a consideration or in the course or furtherance of business। ठीक है, सप्लाई में सब चीजों को शामिल कर लिया इन्होंने। अगर आप सेल करते हो या आप ट्रांसफर कर रहे हो या बार्टर कर रहे हो या एक्सचेंज कर रहे हो, लाइसेंस, लीज, रेंटर वगैरह। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, फॉर ए कंसिडरेशन होना जरूरी है और इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस पर्पज के लिए होना चाहिए। अगर आप पर्सनल पर्पज के लिए सप्लाई कर रहे हो तो जीएसटी नहीं लगता है। ठीक है, सप्लाई इंक्लूड्स ए पॉइंट, तो ये हो गया। अब पॉइंट बी क्या कहता है, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस फॉर ए कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। आपने क्या किया, कोई सर्विस फॉरेन से इंपोर्ट की है, ठीक है, और आपने कंसिडरेशन पे कर दिया। अब आप वो सर्विस चाहे पर्सनल पर्पज के लिए यूज करो चाहे बिजनेस पर्पज के लिए यूज करो, वो सप्लाई की डेफिनेशन में उसको इंक्लूड किया गया है। इंपोर्ट ऑफ सर्विस, आप आउटसाइड इंडिया से कोई भी सर्विस इंपोर्ट की है फॉर ए कंसिडरेशन, ठीक है, कंसिडरेशन भी होना चाहिए। नेक्स्ट, अब सबसेक्शन 1 के अंदर बता दिया सप्लाई है। अब सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विस है, ये शेड्यूल 2 के अंदर दे रखा है। ठीक है, अब अपन शेड्यूल 2 की बात करेंगे। शेड्यूल 2, शेड्यूल 2 क्या कहता है, सबसे पहले ट्रांसफर, टाइटल इन गुड्स। आप गुड्स का टाइटल ट्रांसफर कर रहे हो या फिर आप टाइटल इन गुड्स अंडर एन एग्रीमेंट दैट प्रॉपर्टी शेल पास ए फ्यूचर डेट, मतलब फ्यूचर डेट पर प्रॉपर्टी आपको मिलेगी, ऐसा आप टाइटल ट्रांसफर कर रहे हो। तो ये क्या हो गया, आप सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहे हो क्योंकि यहाँ गुड्स का टाइटल ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो राइट अनडिवाइडेड शेयर इन गुड्स विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल। आप ट्रांसफर टाइटल नहीं कर रहे हो, आप केवल राइट टू यूज दे रहे हो किसी प्रॉपर्टी में, मतलब आप सप्लाई ऑफ सर्विस कर रहे हो। ठीक है, अब आता है लैंड और बिल्डिंग। लैंड और बिल्डिंग में आप लीज पर दे रहे हो, टीनेंसी, ईजमेंट, लाइसेंस टू ऑक्यूपाई लैंड, आप लैंड यूज करने के लिए दे रहे हो। ठीक है, राइट टू यूज, तो यहाँ पर क्या हो गया, सप्लाई ऑफ सर्विस होगा ये। आप लीज लेटिंग आउट बिल्डिंग इंक्लूडिंग ए कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स फॉर बिल्डिंग होली और पार्टली, ये सप्लाई ऑफ सर्विस होगा क्योंकि यहाँ पर भी आप रेंटिंग पर्पज के लिए दे रहे हो ना, आप टाइटल थोड़ी ट्रांसफर कर रहे हो। अगला हो गया ट्रीटमेंट और प्रोसेस, यानी जॉब वर्कर प्रोसेस करता है ना गुड्स को, तो ये सप्लाई ऑफ सर्विस, जॉब वर्कर सर्विस तो देता है। ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स ट्रांसफर हो रही है। गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ बिजनेस एसेट्स आर ट्रांसफर डिस्पोज ऑफ अंडर डायरेक्शन ऑफ पर्सन कैरी ऑन बिजनेस सो फार एज नो लॉन्गर टू फॉर्म पार्ट ऑफ दिस एसेट्स। मतलब मेरे पास में कोई एसेट्स थी और मैंने उस एसेट्स को क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, पूरा एसेट्स थी, तो क्या किया मैंने, सप्लाई ऑफ गुड्स ही तो किया है ना। ठीक है, अब मैंने क्या किया है, गुड्स हेल्ड यूज फॉर बिजनेस आर पुट टू प्राइवेट यूज और आर मेड अवेलेबल टू एनी पर्सन फॉर यूज अदर देन बिजनेस। यानी कि मैंने क्या कर दिया, मेरे पास में कंप्यूटर था, ठीक है, मैंने अपने एम्प्लॉयज को कह दिया भाई ये कंप्यूटर आप ले जाओ और यूज कर लो, 2 महीने के लिए यूज करो, फिर मुझे वापस दे देना। तो मैंने क्या किया है, सप्लाई ऑफ सर्विस किया है। गुड्स मैंने पूरा थोड़ी दिया है, केवल यूज करने के लिए दिया है ना, तो सप्लाई ऑफ सर्विस हो गया। गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ एसेट्स ऑफ एनी बिजनेस कैरी ऑन बाय पर्सन हु सीज टू बी टैक्सेबल पर्सन, मतलब
एक बंदा था जो टैक्सेबल पर्सन अब नहीं रहा, किसी भी कारण से उसका टर्नओवर या फिर उसने बिजनेस सेल कर दिया या कुछ भी रीजन हो सकता है। तो उसने क्या कर दिया, गुड्स जो भी उसके एसेट्स में, मतलब उसके पास में जो भी एसेट्स बची है ना, तो ऐसा मान लिया जाएगा शैल बी डीम्ड टू बी सप्लाई बाय हिम। हम ऐसा मान लेंगे कि भाई उसने सप्लाई कर दिया इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस इमीडिएटली बिफोर द सीज टू बी अ टैक्सेबल पर्सन। यानी कि वो टैक्सेबल पर्सन सीज हो गया था ना जीएसटी के अंदर, सीज टू बी अ टैक्सेबल पर्सन, ठीक है। तो हम ऐसा, उसके पास में जो भी गुड्स बचे हुए हैं ना, तो हम ऐसा मान लेंगे कि उसने उस गुड्स को सप्लाई कर दिया, डीम्ड। तो ये क्या, यहाँ पर क्या हो गया, सप्लाई ऑफ गुड्स हो गया। लेकिन इसके एक्सेप्शन दे दिया, अगर बिजनेस ट्रांसफर हो रहा है एज ए गोइंग कंसर्न, ठीक है, गोइंग कंसर्न में मैंने अपना बिजनेस ट्रांसफर कर दिया किसी बंदे को, तो फिर तो ये सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं होगा और जीएसटी नहीं लगेगा। बिजनेस कैरी ऑन बाय पर्सन एज ए पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव हु इज डीम्ड टू बी ए टैक्सेबल पर्सन, ठीक है। अब बिजनेस मेरा रिप्रेजेंटेटिव कैरी करेगा, तो हम ऐसा मान लेंगे कि भाई वही टैक्स डीम्ड टू बी टैक्सेबल पर्सन, वही टैक्सेबल पर्सन है और हमने एसेट सप्लाई नहीं की है, तो जीएसटी लगेगा नहीं। ओके, नेक्स्ट, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग, सिविल कंस्ट्रक्शन एक्सेट्रा, टेम्पररी ट्रांसफर और परमिटिंग यूज एंजॉयमेंट ऑफ एनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, डेवलपमेंट, डिजाइन, प्रोग्रामिंग, customization, adoption, upgradation of IT software, enhancement, implementation of IT software, agreement, agreeing to obligation to refrain from an act or tolerating an act or situation to do an act, transfer of right to use any goods for any purpose। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आप कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी किराए पर दे रहे हो या फिर आपने प्रॉपर्टी दे दी है प्रमोटर को कि आप हमारी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन लैंड दिया है, ठीक है, कि आप कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग या फिर सिविल स्ट्रक्चर या कॉम्प्लेक्स बनाकर हमें दे दीजिए, ठीक है। एग्रीइंग टू ऑब्लिगेशन ऑफ रिफरेन फ्रॉम एक्ट और टॉलरेटिंग एन एक्ट, मतलब नॉन कम्पीट फीस, मतलब मैंने कह दिया भाई इस एरिया में दुकान मत लगाना इतने साल के लिए, तो मैं आपको फीस दूंगा 10 लाख रुपए, तो ये नॉन कम्पीट फीस हो गया, तो ये सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाता है इसको, ठीक है, शेड्यूल 2 के अंदर। और राइट टू यूज भी सप्लाई ऑफ सर्विस होता है, ये अपन ने पढ़ ही लिया। अब कंपोजिट सप्लाई, वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस होती है ना, वो कंपोजिट होती है क्योंकि वहां पर गुड्स और सर्विस दोनों यूज होता है। लेकिन यहाँ पर शेड्यूल 2 के अंदर ये फिक्स कर दिया है कि वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस होती है ना, उसको आपको सप्लाई ऑफ सर्विस ही मानना है, ठीक है। अब सप्लाई ऑफ गुड्स बाय अनइनकॉर्पोरेट एसोसिएशन ऑफ बॉडी ऑफ पर्सन टू ए मेंबर देयरऑफ फॉर कैश पेमेंट, कैश या डेफर्ड पेमेंट और अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन। जो ये एओपी वगैरह होती है ना, अनइनकॉर्पोरेटेड एओपी, अपने मेंबर्स को क्या करती है, गुड्स सप्लाई करती है, ठीक है, फॉर ए कंसिडरेशन, मतलब कैश पेमेंट या डेफर्ड पेमेंट, तो उसको सप्लाई ऑफ गुड्स, क्योंकि सप्लाई ऑफ गुड्स कर रही है तो सप्लाई यहाँ पर क्या कि फॉर ए कंसिडरेशन सप्लाई ऑफ गुड्स हो रहा है, तो डेफिनेटली बात है ना, गुड्स ही होगा। अब बात करते हैं अपन, ये हो गया अपना शेड्यूल 2, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लोज सी, एक्टिविटी स्पेसिफाइंग शेड्यूल 1 मेड और एग्रीड टू बी मेड विदाउट ए कंसिडरेशन। शेड्यूल 1 के अंदर जो एक्टिविटीज दे रखी है, अगर आप वो बिना कंसिडरेशन के भी करते हो ना, तो भी वो सप्लाई माना जाएगा और उसके ऊपर जीएसटी लग जाएगा। अब पढ़ते हैं शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 क्या कहता है, शेड्यूल 1 कहता है कि एक्टिविटी टू बी ट्रीटेड एज ए सप्लाई इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन। पहला क्या हो गया, परमानेंट ट्रांसफर एंड डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स वेयर आईटीसी हैज बीन अवेल ऑन सच एसेट्स। मतलब आपके पास में कोई एसेट्स थी, ठीक है, आपने उस पर आईटीसी क्लेम कर ली और आप उसको अब क्या कर रहे हो, डिस्पोज ऑफ कर रहे हो या ट्रांसफर कर रहे हो बिना कंसिडरेशन के, तो भी वो सप्लाई माना जाएगा और उस पर जीएसटी लग जाएगा। नेक्स्ट, सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विस और बोथ बिटवीन रिलेटेड और डिस्टिंक्ट पर्सन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ठीक है, दो एसोसिएट एंटरप्राइज थे, ठीक है, एक था राजस्थान में, एक था गुजरात में, एक ने दूसरे को सप्लाई किया गुड्स बिना कंसिडरेशन के इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो भी ये सप्लाई माना जाएगा क्योंकि इसको शेड्यूल 1 में कवर किया गया है, विदाउट कंसिडरेशन हो तो भी। नेक्स्ट, इसका एक प्रोविजन है, अगर एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, अप टू 50,000 रुपए तक का कोई भी गिफ्ट देता है ना, तो उसको सप्लाई नहीं माना जाता है, ठीक है, तो उस पर जीएसटी नहीं लगता है। नेक्स्ट, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल to his agent where the agent undertaken to supply such goods on behalf of the principal। यानी कि यहाँ पर गुड्स ट्रांसफर सप्लाई किया जा रहा है प्रिंसिपल के द्वारा, किसको, एजेंट को। यहाँ पर एजेंट अंडरटेकन करता है सप्लाई ऑफ गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, मतलब एजेंट आगे कस्टमर को सेल करता है प्रिंसिपल के बिहाफ पर और प्रिंसिपल गुड्स सप्लाई करता है एजेंट को। अगर प्रिंसिपल सप्लाई करे गुड्स एजेंट को विदाउट कंसिडरेशन, बिना कंसिडरेशन के,
फिर भी ये सप्लाई माना जाएगा और इस पर जीएसटी लग जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ पर क्या कर रहा है कि एजेंट गुड्स सप्लाई कर रहा है किसको, प्रिंसिपल को। यहाँ पर एजेंट अंडरटेकन करता है रिसीव सच गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। यहाँ पर एजेंट क्या करता है, कस्टमर से परचेज करता है और प्रिंसिपल को क्या करता है, सप्लाई करता है। तो अगर एजेंट ने प्रिंसिपल को सप्लाई किया विदाउट कंसिडरेशन, फिर भी इसको सप्लाई मानेंगे, जीएसटी लग जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, import of service by person from related person or from any of his other establishment outside India in the course or furtherance of business। अगर आपने इंपोर्ट किया है सर्विस कहाँ से, आउटसाइड इंडिया से, और वो भी किससे, रिलेटेड पर्सन से, या फिर अदर एस्टेब्लिशमेंट, आपका कोई दूसरा एस्टेब्लिशमेंट है इंडिया के बाहर, ठीक है, या फिर रिलेटेड पर्सन से किया है इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ठीक है, विदाउट कंसिडरेशन है तो भी सप्लाई मान लिया जाएगा। लेकिन कंडीशन क्या है, आपने परचेज किया होना चाहिए रिलेटेड पर्सन से और इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में होना चाहिए, और विदाउट कंसिडरेशन है तो भी सप्लाई मान लिया जाएगा। इसको मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाता हूं, क्योंकि एक इंपोर्ट का पॉइंट ये भी हो गया, एक इंपोर्ट का पॉइंट ऊपर भी हमने देखा था, ठीक है। तो दिस देखिए, आपने क्या किया, इंपोर्ट ऑफ सर्विस किया है। सबसे पहले बात करते हैं विद कंसिडरेशन, आपने कंसिडरेशन पे किया है, ठीक है, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, इंपोर्ट ऑफ सर्विस विद कंसिडरेशन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ऑलवेज सप्लाई होगा, ठीक है। नेक्स्ट, इंपोर्ट ऑफ सर्विस विद कंसिडरेशन, कंसिडरेशन आपने पे किया है, नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, बिजनेस पर्पस के लिए है या पर्सनल पर्पस के लिए, फिर भी सप्लाई होगा। क्यों होगा, क्योंकि सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 या अपन ने देखा था क्लोज, ये देखो ये रहा, ये 1B के अंदर, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लोज 1B के अंदर हमने डिस्कस किया था इसको, ठीक है। अब नेक्स्ट, इंपोर्ट ऑफ सर्विस विदाउट कंसिडरेशन, आप बिना कंसिडरेशन, विदाउट कंसिडरेशन तो बोले तो शेड्यूल 1 ही पढ़ा था अपन ने विदाउट कंसिडरेशन का, ठीक है। इंपोर्ट ऑफ सर्विस कर रहे हो विदाउट कंसिडरेशन, रिलेटेड पर्सन से या डिस्टिंक्ट पर्सन से इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, दोनों चीजें होनी जरूरी है, ठीक है, रिलेटेड पर्सन से भी और इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस से, तो ही सप्लाई होगा। आप बिना कंसिडरेशन के कोई भी गुड्स इंपोर्ट, मतलब सर्विस, यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट क्या, सर्विस की बात हो रही है, गुड्स की बात नहीं हो रही, ठीक है। विदाउट कंसिडरेशन आप कोई भी सर्विस इंपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, अदर केसेस में वो सप्लाई नहीं होगा। अगर आप विदाउट कंसिडरेशन रिलेटेड पर्सन से और इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है तो ही सप्लाई होगा, ठीक है। ये हो गया इंपोर्ट ऑफ सर्विस। कंसिडरेशन है और इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है तो ऑलवेज सप्लाई होगा। कंसिडरेशन है, नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है तो सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लोज बी के अंदर उसको सप्लाई कहा गया है। और विदाउट कंसिडरेशन है लेकिन आप रिलेटेड पर्सन से खरीद रहे हो, मतलब सप्लाई ले रहे हो, ठीक है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस कर रहे हो, और इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है तो भी सप्लाई होगा, और इन एनी अदर केसेस में ही सप्लाई नहीं होगा। ये हो गया अपना इंपोर्ट ऑफ सर्विस, शेड्यूल 1 कंप्लीट। अब अपन बात करते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, सेक्शन 7 सबसेक्शन 2, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 1 में कुछ भी लिखा हो उससे फर्क नहीं पड़ता। एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन स्पेसिफाई इन शेड्यूल 3, शेड्यूल 3 के अंदर जो भी ट्रांजेक्शन स्पेसिफाई किए गए हैं ना, वो नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस, कुछ भी नहीं होगा वो, उसको नेगेटिव लिस्ट कहते हैं, उसको शेड्यूल 3 पढ़ते हैं अपन, शेड्यूल 3। शेड्यूल 3, ये रहा अपना शेड्यूल 3। एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन विच शैल बी ट्रीटेड नीदर एज ए सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस। फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ना तो गुड्स माने जाएंगे ना ही सर्विस माने जाएंगे, ठीक है, सप्लाई ऑफ गुड्स ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस। सबसे पहले सर्विस भाई, अगर एम्प्लॉयर को सर्विस देता है एम्प्लॉय रिलेशनशिप के कारण, तो वो नेगेटिव लिस्ट में कवर है, ना तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। नेक्स्ट, सर्विस बाय एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल एस्टेब्लिश अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम इन फोर्स, ठीक है, ये कोर्ट और ट्रिब्यूनल जो भी सर्विस देते हैं ना, इस पे जीएसटी नहीं लगता है क्योंकि नेगेटिव लिस्ट में कवर है शेड्यूल 3 में। फंक्शन परफॉर्म बाय द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव, मेंबर ऑफ पंचायत, मेंबर ऑफ म्युनिसिपैलिटी, अदर लोकल अथॉरिटी, ड्यूटी परफॉर्म बाय एनी पर्सन हु होल्ड पोस्ट इन परसुएंस ऑफ प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन दैट कैपेसिटी। उसके अलावा ड्यूटी परफॉर्म बाय एनी पर्सन एज ए चेयरमैन और मेंबर और ए डायरेक्टर इन बॉडी कॉर्पोरेट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी हु इज नॉट डीम्ड एज ए एम्प्लॉय बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस क्लोज। मतलब क्या हो गया, ये नहीं, ये जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पंचायत वगैरह, मेंबर ऑफ लोकल अथॉरिटी ये होते हैं ना, ये जो भी फंक्शंस करते हैं ना,
इनको शेड्यूल 3 में कवर किया गया है, मतलब इस पे जीएसटी नहीं लगता है, ये जो भी फंक्शन परफॉर्म करते हैं। उसके अलावा ड्यूटी परफॉर्म बाय एनी पर्सन हु होल्ड पोस्ट इन परफॉर्मेंस ऑफ प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दैट कैपेसिटी, मतलब अगर कोई भी बंदा है जो ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है इन दैट कैपेसिटी, तो उस पर भी जीएसटी नहीं लगता है। नेक्स्ट, अगर कोई भी पर्सन ड्यूटी परफॉर्म किए चेयरमैन और मेंबर ऑफ डायरेक्टर इन बॉडी कॉर्पोरेट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, उसने कोई भी बॉडी एस्टेब्लिश की है, उसका चेयरमैन है या उसका कोई भी मेंबर है, वो कोई भी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है, तो उसको भी शेड्यूल 3 में स्पेसिफाई किया गया है। उसको ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाता है, ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाता है, तो उस पर भी जीएसटी नहीं लगता है। अगर कोई चीज सप्लाई नहीं है तो उस पर जीएसटी तो लगेगा ही नहीं। सर्विस ऑफ फ्यूनरल, बोरियर, क्रिमेटोनियर, मॉर्चरी इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिजीज, यानी कि जो भी डिजीज पर्सन होता है ना, उसका ट्रांसपोर्टेशन वगैरह या उसका शमशान घाट तक ले जाना, ब्यूरियल वगैरह का, ये जितनी तरह की सर्विसेज दी जाती है ना, इसको शेड्यूल 3 में स्पेसिफाई किया गया है, इस पर जीएसटी नहीं लगती है। सेल ऑफ लैंड एंड सेल ऑफ बिल्डिंग, ठीक है, इस सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग पे भी जीएसटी नहीं लगता है क्योंकि ये शेड्यूल 3 में स्पेसिफाई है। लेकिन सब्जेक्ट टू पैरा 5B, पैरा 5B में क्या लिखा हुआ था, कंस्ट्रक्शन वगैरह के लिए अगर आप लैंड दे रहे हो प्रमोटर को, ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, सिविल स्ट्रक्चर वगैरह, तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस होता है क्योंकि वो सर्विस दे रहे हैं ना आपको। एक्शनेबल क्लेम, एक्शनेबल क्लेम का एग्जांपल मैंने आपको बताया था पोर्टफोलियो ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, तो इसको शेड्यूल 3 में स्पेसिफाई किया गया है एक्शनेबल क्लेम को। एक्शनेबल क्लेम गुड्स होता है, गुड्स की डेफिनेशन में अपने पढ़ा था, लेकिन सप्लाई नहीं होता है क्योंकि सप्लाई से बाहर निकाल दिया इसको। अदर देन लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग सप्लाई होता है, इस पर जीएसटी भी लगता है 100% ऑफ फेस वैल्यू के ऊपर, ठीक है। सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम ए प्लेस in a non-taxable territory to another place in the non-taxable territory without such goods entering into India, मतलब कोई भी गुड्स है जो इंडिया के बाहर से ही बाहर बेचा जा रहा है, मतलब गुड्स बाहर है और बाहर से बाहर अपन बेच रहे हैं उसको, ठीक है, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से अनदर प्लेस इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, ठीक है, विदाउट सच गुड्स एंटरिंग इनटू इंडिया, वो गुड्स इंडिया में नहीं आए तो ऑब्वियस सी बात है ना, अगर कोई गुड्स इंडिया में आया नहीं तो टैक्सेबल कैसे होगा, सप्लाई की डेफिनेशन में कवर नहीं है वो। नेक्स्ट, सप्लाई ऑफ वेयर हाउस गुड्स टू एनी पर्सन बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन, अगर कोई भी गुड्स वेयर हाउस में पड़ा है, आप उसे किसी भी थर्ड पार्टी को बेच रहे हो विदाउट क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन, ये कस्टमर अच्छे से समझ में आएगा, तो उसको भी सप्लाई के स्कोप से बाहर निकाल दिया, उस पर भी जीएसटी नहीं लगता है। सप्लाई ऑफ गुड्स बाय कंसाइनी टू एनी पर्सन, एंडोर्समेंट ऑफ डॉक्यूमेंट, मतलब इसमें क्या है कि अगर आपका कोई भी गुड्स है जो आप इंडिया के बाहर से मंगा रहे हो और वो अभी तक इंडिया में आया नहीं बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन, लेकिन वो गुड्स डिस्पैच हो गया फ्रॉम पोर्ट ओरिजिनेट आउटसाइड इंडिया, ठीक है, बाहर से निकल गया लेकिन इंडिया आया नहीं अभी तक, और आप मतलब बीच में समुद्र में ही है अभी तक वो गुड्स, तो आप क्या कर रहे हो, उसका टाइटल आपने सेल कर दिया किसी दूसरे बंदे को, तो उस पर भी जीएसटी नहीं लगता है, ठीक है। टाइटल एंडोर्समेंट कर, एंडोर्समेंट ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स, ओके, ये हो गया अपना शेड्यूल 3। सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी, such activity or transaction undertaken by the central government, state government, any local authority in which they are engaged as a public authority as may be notified by the government on the recommendation of the council shall not be treated as a supply of goods and supply of service, ठीक है। अब इसमें लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट है ना ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल किसी भी ट्रांजेक्शन को दैट आर ट्रीटेड एज ए सप्लाई ऑफ गुड्स, ठीक है, किसी भी ट्रांजेक्शन को ट्रीट कर सकती है सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट एज ए सप्लाई ऑफ सर्विस, ठीक है, या फिर सप्लाई ऑफ सर्विस नॉट एज ए सप्लाई ऑफ गुड्स, अगर कोई भी गुड्स को अगर वो सप्लाई ऑफ गुड्स है तो उसको सप्लाई ऑफ सर्विस मान सकती है, ये गवर्नमेंट के ऊपर है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल। अब अपन पढ़ते हैं कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई। कंपोजिट सप्लाई के अंदर क्या होता है कि 2 और मोर सप्लाई होती है, जिसमें से एक सप्लाई क्या होती है, प्रिंसिपल सप्लाई होती है, और जो नेचुरली बंडल्ड होते हैं, ठीक है, कंसिस्ट 2 और मोर सप्लाई नेचुरली बंडल्ड होते हैं इन कंजंक्शन विद ईच अदर, जिसमें से एक सप्लाई प्रिंसिपल सप्लाई होती है, और टैक्स लाइबिलिटी होती है ना, वो शैल बी द रेट ऑन प्रिंसिपल सप्लाई, जैसे कि मोबाइल और चार्जर, ठीक है, ये दोनों ही नेचुरली बंडल्ड होते हैं, और जो टैक्स रेट मोबाइल के ऊपर होती है ना, वही टैक्स रेट चार्जर के ऊपर लगती है, ठीक है। अब बात करते हैं मिक्स सप्लाई। मिक्स सप्लाई कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर सप्लाई, 2 और मोर सप्लाई, ठीक है, जैसे नॉट नेचुरली बंडल, जो नेचुरली बंडल आपस में नहीं होते, जैसे आपको ये दिख रहा है बाउल है जिसके अंदर टॉफीज, कैंडीज, चिप्स, चीज वगैरह बहुत सारी चीजें रखी हुई है जो दिवाली के ऊपर अपने को मिलती है, बास्केट, ठीक है, जिसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, तो इसमें टैक्स रेट कौन सी लग जाएगी, जैसे कि उसमें 4 आइटम है, जैसे चॉकलेट है, चीज है, चिप्स है, ठीक है, और या और को भी कोई आइटम हो सकते हैं, कुरकुरे हैं, तो मान लो कि चॉकलेट के ऊपर सबसे ज्यादा टैक्स रेट है 18%, बाकी सब में 5 है, कोई में 12 है, तो सबके ऊपर 18% टैक्स रेट लग जाएगी, यही यहाँ लिखा है, ठीक है, जिसको अपन इंडिपेंडेंटली भी सप्लाई कर सकते हैं, जैसे ये चिप्स चॉकलेट है अलग अलग भी अपन बेच सकते हैं, दो कैन बी सप्लाई इंडिविजुअली स्टिल सप्लाई टुगेदर, ठीक है, टैक्स लाइबिलिटी शैल बी द रेट एप्लीकेबल टू द सप्लाई दैट अट्रैक्ट हायर रेट ऑफ टैक्स, ठीक है।
एग्जाम्पल है गिफ्ट पैक कंप्राइजिंग ऑफ चॉकलेट, कैंडीज, स्वीट्स एंड बलून्स वगैरह, ये हो गया अपना मिल्क सप्लाई। डिस्टिंक्ट पर्सन मैंने आपको अब बहुत सारी जगह आया था, डिस्टिंक्ट पर्सन का मतलब क्या होता है? डिस्टिंक्ट पर्सन का मतलब ये होता है जैसे मैं हूँ, ठीक है, मेरा राजस्थान में भी प्लेस ऑफ बिजनेस है और गुजरात में भी है, तो मुझे दोनों जगह रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो मेरे ये दो प्लेस है ना, ये आपस में डिस्टिंक्ट पर्सन कहलाएंगे। अगर मैं सप्लाई ऑफ गुड्स करता हूँ ना बिटवीन राजस्थान और गुजरात, जो मेरा प्रिंसिपल जहाँ पर मेरा प्लेस ऑफ बिजनेस है, इन दोनों के बीच अगर मैं सप्लाई करता हूँ तो ये सप्लाई बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन होता है। चलो पढ़ते हैं। A person who has obtained or is required to obtain more than one registration, whether in one state or union territory or more than one state or union territory, in respect of each such registration be treated as a distinct person for the purpose of this act। ठीक है, उनको distinct person माना जाएगा। A person who has obtained मतलब उसको जैसे कि मैं हूँ, मेरे राजस्थान के अंदर एक जयपुर में और एक उदयपुर में मतलब प्लेस ऑफ बिजनेस है, मैं जयपुर से उदयपुर ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो ये क्या है, विद इन द स्टेट ही है। यहाँ पर अलग अलग रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने ले लिया रजिस्ट्रेशन अलग अलग, ठीक है। Who has obtained or is required to obtain registration in the state union territory in respect of each of his establishment, मेरे दो अलग अलग establishment है, ठीक है। Has an establishment in another state or union territory, then such establishment shall be treated as an establishment of distinct person for the purpose of this act। तो दो establishment है ना, वो माने जाएंगे establishment of distinct person, उन दोनों के बीच में जो भी सप्लाई होती है वो सप्लाई बिटवीन distinct person मानी जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट ये सिक्योरिटी नहीं होती पहले तो। दूसरा है फ्रीली ट्रेडेबल ड्यूटी स्ट्रिप रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स होते हैं, और ये टैक्सेबल एज ए गुड्स, यानी इन सर्टिफिकेट को गुड्स माना जाता है, और इसके ऊपर आईटीसी भी मिलती है बैंक्स को, ठीक है, जो भी बाई करते हैं ये सर्टिफिकेट। अब बात करते हैं लैंडिंग ऑफ सिक्योरिटी अंडर सिक्योरिटी लैंडिंग स्कीम। सिक्योरिटी लैंडिंग स्कीम में क्या होता है, लेंडर होता है, बोरोवर होता है, और एक होता है इसमें इंटरमीडिएटरी, ठीक है। जो लेंडर क्या करता है, अपनी सिक्योरिटी को लैंड करता है थ्रू इंटरमीडिएटरी, किसको, बोरोवर को, जिसके बदले में लेंडर को क्या मिलता है, लैंडिंग फीस मिलती है। जो लैंडिंग फीस मिलती है ना, उसके ऊपर जीएसटी लगता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सिक्योरिटी लैंड की जा रही है, यहाँ पर सिक्योरिटी डिस्पोज ऑफ नहीं की जा रही है, ठीक है। उसके अलावा जो भी ये इंटरमीडिएटरी होता है ना, ये कमीशन चार्ज करता है, तो ये कमीशन भी सेपरेट ट्रांजेक्शन माना जाता है, जिस पर जीएसटी लगता है, इस पर भी जीएसटी लगता है, ठीक है। कमीशन और फीस आर ऑल्सो टैक्सेबल सेपरेटली। अब बात करते हैं कैश कॉल। कैश कॉल का मतलब क्या होता है, जेबी होता है ना, जॉइंट वेंचर, वो अपने मेंबर को सर्विस सप्लाई करता है, जिसके बदले में मेंबर क्या करते हैं, एडवांस में पेमेंट कर देते हैं। एडवांस पेमेंट मेड बाय द मेंबर टुवर्ड टैक्सेबल सर्विस रिसीव फ्रॉम द जेबी, तो ये टैक्सेबल होता है अंडर जीएसटी में। लेकिन अगर कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन दिया जा रहा है, किसके द्वारा, मेंबर्स के द्वारा कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन दिया जा रहा है, क्या दिया जा रहा है, कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है, नॉट टैक्सेबल अंडर जीएसटी, वो जीएसटी में टैक्सेबल नहीं होता है। नेक्स्ट, टैक्सेबल सर्विस रिसीव बाय जेबी फ्रॉम मेंबर और थर्ड पार्टी अगेंस्ट कंसिडरेशन। इसमें क्या हो गया कि जो भी ये मेंबर्स होते हैं ना, ये टैक्सेबल नहीं, जेबी को सर्विस मिली है, किससे, मेंबर से या थर्ड पार्टी से, अगेंस्ट कंसिडरेशन, कंसिडरेशन दिया है तो जीएसटी लग जाएगा ना, सिंपल सी बात है, कंसिडरेशन दिया है तो। अब बात करते हैं टीनेंसी राइट। टीनेंसी राइट का क्वेश्चन दे रखा है स्टडी मेट के अंदर। टीनेंसी राइट क्या होता है कि एक्टिविटी ऑफ ट्रांसफर ऑफ टीनेंसी राइट इज सिक्वेंटली कवर अंडर द स्कोप ऑफ सप्लाई और आर टैक्सेबल, ठीक है। टीनेंसी राइट, ट्रांसफर ऑफ टीनेंसी राइट टू न्यू टीनेंट अगेन कंसिडरेशन इन फॉर्म ऑफ टीनेंसी प्रीमियम इज टैक्सेबल। जैसे कि मैंने है ना क्या किया, एक प्रीमाइसेस किराए पर ले लिया और मैंने उस प्रीमाइसेस को किसी और बंदे को किराए पर दे दिया एज ए टीनेंसी प्रीमियम लेकर के, कंसिडरेशन ले लिया मैंने टीनेंसी प्रीमियम में, तो वो उस पर जीएसटी लग जाएगा। लेकिन अगर मैंने कोई प्रीमाइसेस है उसको किराए पर लिया है, पेमेंट कर दिया मैंने टीनेंसी प्रीमियम का, और मैं उसे यूज कर रहा हूँ एज ए रेजिडेंशियल ड्वेलिंग, ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ रेजिडेंस, मेरे रहने के लिए, तो उसको एग्जाम कर रखा है जीएसटी में, बस यही लिखा है यहाँ पर। रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूज एज ए रेजिडेंस इज एग्जाम, हेंस ग्रांट ऑफ टीनेंसी राइट इन ए रेजिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूज एज ए रेजिडेंस ड्वेलिंग अगेंस्ट टीनेंसी प्रीमियम आर एग्जाम्ड as regards service provided by the outgoing tenant by way of surrendering the tenancy right against consideration in form of portion of tenancy premium is liable to GST। इसका मतलब ये हो गया कि मैंने क्या कर दिया, उसको प्रीमाइसेस को किसी और को भाड़े पर दे दिया और मैंने टेनेंसी प्रीमियम ले लिया, ठीक है, तो उस पर जीएसटी लग जाएगा। अब अपन बात करते हैं, इसका भी क्वेश्चन दे रखा है, बहुत बढ़िया पॉइंट है, सप्लाई ऑफ प्रिंटेड बुक्स, पैम्पलेट, ब्रोचर, एनवेलप, एनुअल रिपोर्ट वगैरह। तो इसमें क्या होता है कि जो कंटेंट होता है ना वो सप्लाई किया जाता है पब्लिशर के द्वारा, ठीक है, और जो पेपर होता है ना वो प्रिंटर का यूज होता है। तो यहाँ पर प्रिंसिपल सप्लाई क्या होती है, जो कंटेंट जो सब पब्लिशर दे रहा है प्रिंटर को, तो प्रिंसिपल सप्लाई हो गया सप्लाई ऑफ
सर्विस, ठीक है, सप्लाई ऑफ सर्विस, ये प्रिंसिपल सप्लाई हो गया। अब पढ़ते हैं। इन केस ऑफ प्रिंटिंग ऑफ बुक्स, पेम्पलेट, ब्रोचर, एनुअल रिपोर्ट लाइक where only content is supplied by the publisher or the person who owe the usage right to the intangible input, while the physical input including the paper used for printing belonging to the printer. Supply of printing is principal supply, therefore such supply would constitute supply of service. अपने को ये याद रखना है, प्रिंटिंग ऑफ बुक सप्लाई ऑफ सर्विस होता है। अब सप्लाई ऑफ प्रिंटेड एनवलप, लेटर कार्ड, प्रिंटेड बॉक्स, टिश्यूज, नैपकिन्स वगैरह, जहां पर क्या होता है, फिजिकल इनपुट तो प्रिंटर का ही होता है, लेकिन एक लोगो होता है ना, छोटा सा लोगो, जैसे शर्मा एंड फैमिली, छोटा सा लोगो प्रोवाइड किया जाता है पब्लिशर के द्वारा, ठीक है। लेकिन पेपर वगैरह किसका होता है, प्रिंटर का ही, इसका ही होता है, प्रिंटर का। तो यहाँ पर क्या होती है, प्रिंसिपल सप्लाई क्या होती है, प्रीडोमिनेट सप्लाई होती है, सप्लाई ऑफ गुड्स, और जो लोगो वगैरह कंटेंट होता है ना, वो एंसिलरी टू प्रिंसिपल सप्लाई होता है, तो इसको सप्लाई ऑफ गुड्स कहा जाता है। अपने को दो चीजें याद रखनी है, प्रिंटिंग ऑफ बुक्स जहाँ पर जो कंटेंट सप्लाई किया जा रहा है पब्लिशर के द्वारा, और प्रिंटर केवल प्रिंटिंग सर्विस दे रहा है, तो ये क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विस। लेकिन सप्लाई ऑफ प्रिंटेड एनवलप, जहाँ पर एनवलप किसका है, पेपर किसका है, प्रिंटर का है, लेकिन लोगो पब्लिशर दे रहा है, तो ये कि यहाँ पर सप्लाई ऑफ गुड्स हो रहा है, तो ये सप्लाई ऑफ गुड्स होगा, ठीक है। अब कंपोजिट, ये हो गया एक्टिविटी ऑफ बॉडी बिल्डिंग, यानी कि ये बस बॉडी बिल्डिंग होती है ना, ये कंपोजिट सप्लाई होता है, क्योंकि यहाँ सर्विस भी दी जाती है, उसके अलावा जो ऊपर का जो चेसिस्ट होता है ना, वो भी बनाया जाता है, तो ये क्या होता है, कंपोजिट सप्लाई होता है। लेकिन यहाँ प्रिंसिपल सप्लाई, सप्लाई ऑफ सर्विस होता है। अब बात करते हैं रिट्रेडिंग ऑफ टायर्स। रिट्रेडिंग ऑफ टायर्स के अंदर प्रीडोमिनेंट एलिमेंट इज द प्रोसेस ऑफ रिट्रेडिंग विच इज द सप्लाई ऑफ सर्विस, ठीक है। अब इसके अंदर रिट्रेडिंग ऑफ टायर के अंदर क्या होता है, मेन एक्टिविटी रिट्रेडिंग होती है, तो ये सप्लाई ऑफ सर्विस है। रबड़ ऑल्सो यूज फॉर रिट्रेडिंग इज एंसिलरी, मतलब रबड़ यूज किया जाता है इसमें, लेकिन वो क्या एंसिलरी होता है। लेकिन प्रिंसिपल सप्लाई क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विस। लेकिन अगर सप्लाई ऑफ रिट्रेडेड टायर, मतलब डायरेक्ट आप टायर खरीद रहे हो किसी दुकान से जाकर, तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स हो गया ना, सप्लाई ऑफ सर्विस है ही नहीं। तो ये हो गया अपना, सर्कुलर्स भी कवर हो गया अपने यहाँ पर, और चैप्टर भी हो गया।